नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के चिमूर और सोलापुर में विपक्ष पर जमकर गरजे प्रधानमंत्री। कहा, राज्य का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं। झारखंड में अमित शाह ने जेएमएम पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर लगाया परिवारवाद का आरोप। पहले चरण में 43 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कल। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर निशाना। विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर वोट के लिए एजेंडा चलाने का लगाया आरोप। झारखंड और बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 जगहों पर छापेमारी। महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत और कोरिया के बीच मुकाबला जारी। फिलहाल दोनों टीम 2-2 की बराबरी पर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं दुनिया में भी बढ़ रही है। अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन मार्क मोबियस ने पीएम मोदी को विश्व के लिए शांति दूत कहा है। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी पक्षों के साथ बातचीत करने में सक्षम हैं, जिससे आने वाले समय में उनका कद और बढ़ेगा। Internationally, I think will grow in importance going forward because he is able to have a dialogue with all sides of the political spectrum globally, and he could become a very important peacemaker. Definitely, I believe that there can be a lot of synergies with both people working together. और आइए अब बात करते हैं चुनावी संग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चिमूर में जनसभा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का तेज विकास अघाड़ी वालों की बस की बात नहीं है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार, यानी विकास की डबल रफ्तार। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महाराष्ट्र में हर क्षेत्र में विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए अपने वादों को पूरा करेगी। ये संकल्प पत्र में लाड़की बहनों के लिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए। अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के झरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, घुसपैठियों को बसाना और वोट बैंक बनाना। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं,
आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। साथ ही अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं के घर से करोड़ों रुपए मिले और उसे गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन लगानी पड़ी। कांग्रेस के सांसद, जेएम की सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। अब 350 करोड़ रुपया पकड़ लिए, गिनना कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठी की, 27 मशीनें, और पूरा दिन गिनती रही। मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने झारखंड के गिरिडीह में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में नड्डा ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि सभी बूथों पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग है। इसमें सब जगह पर पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो चुका है एज ऑफ नाउ। आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ में पहुंच लेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सभी बूथों पर कर लिया, ऑलरेडी दे आर इन द प्लेस। इसलिए एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए, पोलिंग करने के लिए, फेज 1 के लिए सब तैयार। महाराष्ट्र के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अकोला की एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने खड़गे का गांव भी जलाया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस सच्चाई को देश के सामने रखना चाहिए। योगी ने जनता से कहा कि एकजुट रहोगे तो सेफ रहोगे। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस को एकता से परेशानी है, इसलिए तोड़ने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार के भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सारी जमात वही है जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, याद करिए। ये सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। साथ ही भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इसका विरोध करती है। हम चाहते हैं ओबीसी को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं, उसके बारे में विचार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, तो वो गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे। बीजेपी देश के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े ओबीसी के अधिकारों को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त मुंबई के घाटकोपरा, जहां गृह मंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं। शिवाजीराव नालावड़े जी, सुरेश भालेराव जी, बहन योजना ठाकरे जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, घाट के ऊपर पूर्व के हमारे प्रत्याशी भाई पराग साहब को जोर से ताली बजा दो। घाट के ऊपर पश्चिम से श्री राम कदम जी, हमारा राम कदम जी, मुलायम से श्री मिहिर कोटेचा जी, विद्रोही से बहन सोना करंजे जी, सोना जी आगे आइए, थोड़ा सा देख पाए। नामपुर शिवाजी नगर से श्री सुरेश पाटिल जी, और भांडुप से श्री अशोक पाटिल जी। और आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे पहले सिद्धिविनायक जी के चरणों में मेरा प्रणाम करके मेरी बात की शुरुआत करता हूं। गंगा देवी और महालक्ष्मी माता को भी प्रणाम करके मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की भूमि जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे देश को स्वराज, स्वधर्म
छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्म संरक्षक संभाजी महाराज, वीर सावरकर जी, तिलक महाराज, महात्मा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी प्रणाम करकर मैं अपनी बात। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई महाराष्ट्र के घाटकोपर में जनसभा से संबोधित थे। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के हक में उन्होंने वोट मांगे। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें देख लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की वेबसाइट लॉन्च की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय वैश्विक चुनौतियों को सामना करने के लिए भारत को मजबूत आधार प्रदान करता है। Today, as we confront various global challenges, the strength of our diaspora provides us a pillar of support and a strong foundation to address them adequately. I am confident that the diaspora will continue to play a notable role in India's march towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Let us walk this path together with the strength and unity that has always defined us. That is why we have chosen विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, that is diaspora's contribution to a विकसित भारत, as the overarching theme for the upcoming 18th प्रवासी भारतीय दिवस। और राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले मंगलवार को प्री आईटी समिट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी शामिल हुए। इस अवसर पर गौरव द्विवेदी ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र से जुड़ी एवीजीसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहन मिल सकेगा। सीईओ गौरव द्विवेदी से विशेष बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता महेश दाधीच ने। आज आईटी सेक्टर की प्री समिट का आयोजन किया गया है। इसमें प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा है कि आईटी और डिजिटलाइजेशन का अब काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है मीडिया सेक्टर में और मीडिया बिजनेस को आगे बढ़ाने में, किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ विचार आपके इस पर? ब्रॉडकास्ट सेक्टर शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स पे आश्रित रहा और हाल के समय में जैसे जैसे डिजिटाइजेशन में प्रगति हुई है, कंप्यूटराइजेशन में प्रगति हुई है, तो इन सब तकनीकों का मीडिया और ब्रॉडकास्ट सेक्टर में भी काफ़ी उपयोग हुआ है। अब इस परिवर्तित परिवेश में जबकि डिजिटल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ कंटेंट कंजम्पशन जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पर चला गया है, तो आवश्यक हो जाता है कि हम डिजिटल तकनीकों का उपयोग और बेहतर तरीके से करें और साथ ही साथ नए कंटेंट को बनाने में, पुराने कंटेंट को एक और आधुनिक स्वरूप देने में इन सब तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एवीजीसी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा भी की है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, जिसकी स्थापना मुंबई में की जाएगी। कंटेंट क्रिएटर्स को सरकार बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है, किस तरह से ये मुमकिन होगा? एक तो ये कि अभी फरवरी 2025 में जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इसके द्वारा एक वैश्विक समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसको वेव्स का नाम दिया गया है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। और इसी समिट की तैयारी के हिस्से में एक करीब 25 चैलेंजेस हैं जो कि आरंभ किए गए हैं और इन चैलेंजेस के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके जो हमारे यंग क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक ये मौका है कि अपने आउटपुट को, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो या प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, उसको सामने रखें और जो चुनिंदा उसमें से लोग होंगे उनको वेव्स में अपने अपने जो डेवलपमेंट्स हैं उनको प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। ये माना जा सकता है कि प्रसार भारती थी OTT को लेकर के भी अब फोकस कर रहा है, जिस तरह का मॉडर्न ज़माने में OTT पर अब काफ़ी बात होने लगी।
कंटेंट क्रिएशन के समस्त जितने भी कंटेंट डिसेमिनेशन के जितने भी माध्यम हैं, उसमें चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, डिजिटल हो, OTT, जिस भी नाम से आप कहें, सभी क्षेत्रों में प्रसार भारती की प्रेजेंस रहेगी। तो कंटेंट क्रिएशन पर अब बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है भारत सरकार और उसे लेकर के प्रसार भारती अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज़, जयपुर। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कि देश में ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। Bharat is doing well on the energy transition, and I believe no one is going to contest that. Most international agencies with which I am familiar, including the International Energy Association based in Paris, has offered the assessment that in the next 2 decades, next 20 years, 25% of the increase in demand globally will come from India. We have undertaken a very ambitious journey for energy transition and a net carbon zero by 2070. मध्य प्रदेश के उज्जैन में 7 दिनों तक चलने वाले 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर कला क्षेत्र से जुड़े कई कलाकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कालिदास के साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा की। सम्राट विक्रमादित्य की इस नगरी में एक अद्वितीय न्याय का केंद्र बना जो विश्व विख्यात हुआ। उसी काल में कवि रत्न थे कालिदास जी। वे कवि कुलगुरु थे, यानी समग्र कवि समुदाय के वो गुरु थे, कुलगुरु। उनकी अमर कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार और मालविकान्य मित्रम मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगत है। ऐसा संगम है जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और सनातन धर्म में देवोत्थान एकादशी का बहुत महत्व है। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वे इसे पवित्रता के साथ मनाते हैं। नेपाल में इसे हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालु काठमांडू घाटी में स्थित बुद्ध नीलकांठा, चागु नारायण और अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं। आज के दिन से विवाह समेत तमाम मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी और आंवला के पेड़ की शाखाओं या शालिग्राम को धागा बांधकर एकीकृत किया जाता है। यह उत्सव मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाता है। और देवोत्थान एकादशी पर स्नान के लिए अयोध्या के सरयू तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और देश के कई भागों में देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी की विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है जिसमें तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से विधि पूर्वक किया जाता है, जो मांगलिक कार्यों के शुभारंभ का प्रतीक भी माना जाता है। आज के दिन प्रसिद्ध नदियों और सरोवरों में भी विशेष स्नान का महत्व है। और खेल की खबरों में महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने कोरिया को 3-2 से हरा दिया। भारत के लिए मैच का पहला गोल तीसरे मिनट में संगीता कुमारी ने किया।
वहीं दूसरा गोल 20वें मिनट में दीपिका की तरफ से आया। हाफ टाइम तक भारतीय टीम 2-0 से आगे थी। हालांकि तीसरे क्वार्टर में कोरिया की टीम ने 2 गोल करने में कामयाबी पाई और स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। चौथे क्वार्टर के अंतिम पलों में दीपिका ने भारत का तीसरा और विजयी गोल किया। इससे पहले भारत ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 4-0 से हराया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।